हाय फ्रेंड्स, शेक्सपियर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए जो आपको फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है उस सीरीज़ में ये क्या है, हमारा अगला वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, विकिरण और द्रव की द्वैत प्रकृति, यानी रेडिएशन और द्रव में द्वैत प्रकृति किस प्रकार है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है हमको प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि जब किसी धातु के सतह पर हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को डालते हैं तो धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु से, जैसे मान लेते हैं ये कोई धातु है और इस पर क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को डालते हैं। तो प्रकाश किरणों को डालेंगे तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश जो है एक प्रकार का फोटोन है, क्योंकि जब प्रकाश किसी धातु पर आपतित होता है तो उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। तो प्रकाश को क्या माना गया है, फोटोन माना गया है। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार फोटोन की ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं ई, और ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू। ई बराबर कितना है, एच न्यू। एच का मतलब क्या होता है, तो एच का मान इतना होता है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और एच को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं, चाहे प्लांक स्थिरांक कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है प्लांक। एच का मान 6.6 गुने क्या है, 10⁻34 जूल सेकेंड है, न कि जूल प्रति सेकेंड। क्या है, जूल सेकेंड। तो ये प्लांक का आपका नियतांक हो गया। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब होता है आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति। और न्यू का एक और फार्मूला होता है, न्यू बराबर c/λ। सी का मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और लेमडा का मतलब होता है आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो अगर किसी फार्मूला में सिर्फ न्यू का मान दिया है, अगर आपसे पूछे कि आप ऊर्जा निकाले तो फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट ई बराबर एच न्यू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में न्यू नहीं दिया है, खाली दिया है तरंग दैर्ध्य, तो आप ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो अगर न्यू को हम हटाएंगे तो फार्मूला क्या आएगा, c/λ। तो ई का फार्मूला हो जाएगा hc/λ। तो ये hc/λ हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी जो व्याख्या है, चाहे जो इसकी स्पष्ट व्याख्या है, आइंस्टीन ने की थी, और आइंस्टीन को इसी के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव ही ऐसी व्याख्या है जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इससे क्या क्या हमारा क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे फार्मूला में है एच न्यू। एच तो है एक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, तो इस पर डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि इसका मान तो क्या है, फिक्स है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो किस पर निर्भर करती है, न्यू पर, यानी आवृत्ति पर। यानी फोटोन की जो ऊर्जा होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आवृत्ति ऑप्शन में नहीं दिया है तो आवृत्ति का एक और फार्मूला है, न्यू बराबर c/λ। अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या आएगा, hc/λ। अब एच पर भी निर्भर नहीं करेगी, इसका मान फिक्स है, और सी का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका भी मान फिक्स है। तो क्या बचता है, लेमडा। लेमडा पर क्या होता है, तो फोटोन की ऊर्जा जो है डिपेंड करती है, यानी दो चीज़ पर डिपेंड करेगी, या तो आवृत्ति पर, नहीं तो तरंग दैर्ध्य पर। तो हमारे कंपटीशन एग्जाम में यही पूछ सकता है कि किस पर डिपेंड करती है, तो या तो आवृत्ति पर या तरंग दैर्ध्य पर। दूसरा पूछ सकता है कि एच जो है प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होता है। तो एच का मान आपको याद रखना है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। कभी कभी पूछता है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, तो प्लांक नियतांक का मात्रक कितना है, जूल सेकेंड है। प्लांक नियतांक की बीमा कितनी है, तो अगर आपको मात्रक पता है तो आप बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बीमा नहीं आता होगा तो बीमा के लिए एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारे चीज़ के बीमे को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे यही से पूछ सकता है, फार्मूला पूछ सकता है कितना होता है, न्यू पे डिपेंड करता है कि नहीं, और किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश की ऊर्जा, तो न्यू पे डिपेंड करती है और लेमडा पे डिपेंड करती है। एच का मान कितना है, तो इतना है। एच का मात्रक कितना है, तो इतना है। एच का बीमा कितना होगा, तो सब हम क्या कर सकते हैं, इसी दो फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों फार्मूला है, ई बराबर एच न्यू या ई बराबर hc/λ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, आसानी के साथ बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे ऊर्जा के कुछ और मात्रक है, जैसे आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कुछ अलग टाइप का मात्रक हमको मिलता है देखने के लिए। जैसे क्या मिल जाएगा, या तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि पहले तो पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। दूसरा पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। ऊर्जा का एक और मात्रक आजकल काफ़ी प्रचलित है, यह है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसको बदलना कहाँ है, मेगा में बदलना है, तो हम 10 की पावर 6 से गुना कर लेंगे। अगर हम इसमें गुना कर लेते हैं 10 की पावर 6 से, तो 1.6 तो 1.6 आ जाएगा। इसका दोनों का आधार समान है तो हम घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो -19 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -13 जूल है, तो क्या हो जाएगा जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर है, क्लियर होगा। आगे पढ़ना हमको कि देहली आवृत्ति किसे कहेंगे, ये काफ़ी मेन चीज़ है। अब जैसे अभी आपने पढ़ा कि अगर हम धातु पर क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। अब ऐसा नहीं कि आप धातु पर किसी भी प्रकाश को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रकाश आ रहा है उसकी अपनी एक आवृत्ति होनी चाहिए, मतलब फिक्स है कि कम से कम इतनी आवृत्ति होगी तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर आवृत्ति का मान उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। अधिक होगा तो चलेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कोई नोटिफिकेशन आता है जॉब का, तो वहाँ है कि आपको आईएससी पास होना है, मतलब कम से कम आईएससी पास होना चाहिए, उसके नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ भी सेम है, जो प्रकाश आ रहा है उसका भी एक क्या है, लिमिटेशन है कि प्रकाश जब आए तो उसकी आवृत्ति कम से कम इतनी होनी चाहिए, अगर उससे कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। तो देहली आवृत्ति का डिफिनीशन होता है वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब कम से कम वैसी आवृत्ति जो किसी धातु पर पड़े तो उसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे। अगर आवृत्ति का मान, अगर किसी जो प्रकाश आ रहा है अगर उसकी आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम होता है तो उसकी सतह से क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम जो आवृत्ति का मान है देहली आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। आगे आता है कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन क्या है। तो देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा, अब देखिए जो आपतित प्रकाश आ रहा है, चाहे जो फोटोन आ रहा है, आवृत्ति तो होनी चाहिए, उसकी कुछ ऊर्जा भी होनी चाहिए कि कम से कम उतनी ऊर्जा होगी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, अदरवाइज नहीं निकालेगा। तो कार्यफलन का डिफिनीशन होता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब कम से कम फोटोन के पास उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या है, आवश्यक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो हो जाएगा आपका कार्यफलन। नेक्स्ट है प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। चाहे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर नहीं है, द्रव की द्वैत प्रकृति होती है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। देखिए प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जो कभी कभी कण की तरह भी व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। यानी प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या करने के लिए हमको प्रकाश को तरंग मानना पड़ता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। अगर इन सब की व्याख्या करनी है तो आपको प्रकाश को क्या मानना पड़ेगा, तरंग मानना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी मतलब घटनाएं होती हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए प्रकाश को कण मानना पड़ता है, जैसे कॉम्पटन प्रभाव, जैसे प्रकाश विद्युतीय प्रभाव हो गया, जो पहले आपके हेडिंग में है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, चाहे रमन प्रभाव। इनकी व्याख्या करने में प्रकाश को क्या मानना पड़ता है, कण मानना पड़ता है। यानी प्रकाश दोनों की तरह व्यवहार करता है, कभी कण की तरह और कभी तरंग की तरह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति है, यानी ये दोनों तरह काम करता है,
कण की तरह भी काम करता है और तरंग की तरह भी काम करता है, यानी प्रकाश में जो है ड्यूअल नेचर पाया जाता है। तो यह प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब आगे देखिए, जब प्रकाश की द्वैत प्रकृति सामने आई तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, जैसे यहाँ पे है आपका द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग है। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि जब प्रकाश में कण और तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है तो कुछ और भी कण है जो तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन काफ़ी तेज़ी के साथ गति करता है तो वो भी क्या करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, अगर काफ़ी तेज़ी के साथ गति कर रहा है तो वो भी क्या करता है, एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो भी क्या कर सकता है, तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। तो इन्हीं के नाम पर इसको हम लोग बोलते हैं द्रव तरंगे चाहे डी ब्रोगली तरंगे, यानी ऐसी तरंगे हैं, मतलब ये भी एक प्रकार का कण ही है जो तरंग की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। और इसमें कुछ फार्मूला हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है लेमडा का फार्मूला क्या है, तो लेमडा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य और फार्मूला है लेमडा बराबर h/p। h का मतलब क्या होता है, प्लांक नियतांक, और p का मतलब क्या होता है, संवेग। ऊपर h तो h हो गया और संवेग को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, बट्टा में 2me आएगा। e का मतलब क्या होगा, ऊर्जा होगा। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी ब्रोगली तरंग की खोज किसने, मतलब द्रव तरंग की खोज किसने की है, तो नाम है डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम। तो डी ब्रोगली ने क्या किया है, द्रव तरंगों की खोज किया है। क्या द्रव तरंगों में भी द्वैत प्रकृति पाई जाती है, तो जी हाँ, द्रव तरंगों में भी द्वैत प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि द्रव तरंगे भी जो है कभी कण की तरह और कभी तरंग की तरह क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। तो इनमें भी क्या होता है, वो गुण पाया जाता है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था विकिरण और विकिरण जो था और आपका पदार्थ की द्वैत प्रकृति था। इससे अधिक इससे क्वेश्चन तो नहीं बनता है। परिभाषा जो भी इसमें ही क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश, जैसे यहाँ से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसमें द्वैत प्रकृति पाई जाती है, क्या इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में कि प्रकाश में या किस में, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्रकाश में क्या होती है, द्वैत प्रकृति पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है, क्योंकि प्रकाश एग्जाम्पल है दोनों का, तरंग का भी और कण का भी। तो प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। बाकी ये जो आपके फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का और यही का, इन सब को अगर आप याद रखते हैं तो इस चैप्टर से इससे अधिक क्वेश्चंस पूछने की संभावना क्या है, नहीं है। न्यूमेरिकल जो होगा आपका इस पे पूछेगा, आवृत्ति का मान दिया रहेगा तो ई का मान निकाले, चाहे सी लेमडा का मान दिया रहेगा तो किसका मान निकालें, ई का मान निकालें। कुछ और चीज़ें जो हम इसमें जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, आवृत्ति है और न्यू का मतलब है आवृत्ति और इसका मतलब है तरंग दैर्ध्य, मतलब एक आपका हो गया आवृत्ति और एक हो गया तरंग दैर्ध्य। इनका भी मात्रक पूछ सकता है कि क्या होता है। तो जो आवृत्ति है, आवृत्ति का 2 मात्रक होता है। आवृत्ति को पहले हम क्या लिखते हैं, तो आवृत्ति को काफ़ी चीज़ों के साथ लिखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आवृत्ति को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू। और मात्रक क्या होता है, तो या तो हर्ज होता है आवृत्ति का या प्रति सेकेंड होता है। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम या मीटर में भी होता है। मतलब ज़्यादातर तो एंगस्ट्रॉम में ही होता है, कहीं कहीं आपको क्या होगा, मीटर में दिख जाएगा। एंगस्ट्रॉम हटाते हैं तो क्या आता है, 10 के पावर -10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो पूछ सकता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का 2 मात्रक है, या तो हर्ज होता है या दूसरा क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। तो हर्ज या प्रति सेकंड दोनों में कोई भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम है और एक क्या है आपका मीटर। मतलब एंगस्ट्रॉम भी मात्रक हो सकता है और मीटर भी मात्रक हो सकता है। तो विकिरण और द्रव की द्वैत प्रकृति में बस इतना ही था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।